Hello everyone. वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को, इम्पॉर्टेंट लॉज को, इम्पॉर्टेंट टर्म्स को। इम्पॉर्टेंट लॉज, महत्वपूर्ण जो नियम है उसकी बात करते हैं। इसमें कुछ टर्म्स भी आएंगे और जाहिर है कि फैक्ट्स भी आएंगे। इसमें शुरू करता हूँ मैं। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। ये आपको पता है कि जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चारों ओर घूमते हैं, और इसी संबंध में कि वो कैसे घूमते हैं, उनकी गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और फिर उनका ऑर्बिट कैसा है, ऑर्बिट ऑफ रिवॉल्यूशन कैसा है, फिर टाइम पीरियड कितना है। तो इससे संबंधित जो लॉज है वो केपलर ने दिया था। इसलिए इसे कहते हैं कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। जैसे 3 नियम दिया था इन्होंने, एक एक करके चर्चा करते हैं। लॉ 1, लॉ 1 क्या कहता है देख लीजिए। ये मान लेते हैं इलिप्टिकल पाथ है। कैसा पाथ है ये? इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसको हम अंडाकार भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जो ये जो आपका जो इलिप्टिकल जो ऑर्बिट हुआ, इसमें ये जो दूरी होती है उसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। इसके लिए संकेत देते हैं हम ए। और ये जो डिस्टेंस होता है वी कॉल इट एज द सेमी माइनर एक्सिस। मान लेते हैं ये पॉइंट वो है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है। तो वो ये क्या कहलाएगा? वो ये सेमी मेजर एक्सिस, ये बड़ा है, एंड वो भी सेमी माइनर एक्सिस। क्लियर? ओ ए इज इक्वल टू ए एंड देन ओ बी इज इक्वल टू बी। ठीक है। अब ये पहला नियम कहता है कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन अलोंग द इलिप्टिकल ऑर्बिट। प्रत्येक जो ग्रह है वो सूरज के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है विद द सन से। यहाँ पर सन है ये एस एज वन ऑफ द फोकाई। एक फोकस जो होगा वो क्या होगा? सूरज होगा ये। तो मान लेते हैं आप कि यहाँ पे प्लैनेट है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट है ये। ठीक है। अब क्या है, इसको मिला दीजिए इससे, एस को। मान लेते हैं प्लैनेट की पोजीशन जो है हमारा, कुछ भी आप दे सकते हैं, पी दे दीजिए, कुछ देर प्लैनेट यहाँ आ जाएगा तो क्यू दे दीजिएगा। ठीक है। तो पहली बात क्या है कि जो प्लैनेट्स घूमता है सूरज के चारों ओर, वह इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो याद रखिएगा ऑर्बिट कैसा होगा प्लैनेट्स के मोशन का सूरज के चारों ओर? इलिप्टिकल। क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि when a planet revolves around the sun, what is the nature of the orbit? सर्कुलर कह सकता है, इलिप्टिकल कह सकता है, कुछ भी रेक्टेंगुलर कह सकता है, एनी ऑफ द शेप को दे सकता है आपको। तो याद रखिएगा इलिप्टिकल ऑर्बिट। फोकस क्या होगा? सूरज पर होगा। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लॉ, ये पहला लॉ है ये। अब नेक्स्ट लॉ आते हैं लॉ 2। लॉ 2 क्या कहता है देख लीजिए। लॉ 2 ये कहता है कि ये जो हमारा एस और एस को पी से हमने मिला दिया, एस पी जो हुआ, दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर और द पोजीशन वेक्टर, और द लाइन ज्वाइनिंग द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट विद द सन। यानी जो भी ग्रह की स्थिति है वहाँ से सूरज को मिला दें तो जो लाइन होता है वी कॉल इट एज द रेडियस वेक्टर or the position vector or the line joining the planet with the sun.
अब इसका कहना है कि ये जब प्लैनेट मूव करेगा, देखिएगा यहाँ पे ये प्लैनेट यदि मूव करेगा इस इलेप्टिकल पाथ में, तो मतलब अभी पोजीशन यहाँ पर है, पोजीशन यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा। मान लिया जाए कि कुछ देर के बाद में पोजीशन जो है वो आपका प्लैनेट का ये आ जाएगा, ये मिल जाएगा ऐसे। तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है इट विल स्वीप आउट इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। समान समय अंतराल में समान कोण बनेगा, यानी मीनिंग देयर बाई यह जो एंगल आपका होगा जो बना यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक आने का जो समय है वही समय यहाँ से यहाँ तक आने का है, ये दोनों एंगल का मान बराबर होगा। दैट इज इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, ठीक है, बाय द पोजीशन वेक्टर। ये जो आता है, ये जो रिजल्ट आया, दिस इज फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी ये बताता है कि एंगुलर मोमेंटम का मान जो है वो कंजर्व्ड है, राइट। द सेकेंड लॉ of Kepler implies that angular momentum is conserved। ठीक है, कोणीय संवेग का मान संरक्षित रहते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ आइए, लॉ थर्ड केपलर का, ये कहता है कि टी स्क्वायर वेरीज एज ए विथ पावर 3/2। फिर मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। सपोज दिस इज द इलिप्टिकल पाथ, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस ए, दिस इज सेमी माइनर एक्सिस बी, दिस इज सन एस, राइट। और पोजीशन कोई प्लैनेट का होगा मान लिया जाए, यहाँ मिला दिया हमने। तो प्लैनेट के, और यहाँ प्लैनेट हो सकता है कहीं भी हो सकता है अपने ऑर्बिट के किसी पॉइंट पर, तो प्लैनेट तो मूव करेगा ये ना ऐसे। तो मान लिया यहाँ से प्लैनेट मूव करता है और यहाँ से फिर इसी जगह पे आ जाएगा प्लैनेट, तो दिस इज कॉल्ड वन ट्रिप ऑफ द ऑर्बिट, एक बार घूमना। एक बार घूमने में जितना समय लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? या पीरियोडिक टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट। ओके, तो टी क्या है यहाँ पे? टी टाइम पीरियड फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट। टाइम पीरियड हो गया ये क्या है? मैंने बताया आपको, सेमी मेजर एक्सिस। ये है आपका, ये ओ पॉइंट है तो, और ये है मान लें ये बी है, ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी। क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ? केपलर का तीसरा नियम क्या हुआ कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन of the planet round the sun is directly proportional to 3/2 power of 3/2 को 1/5 भी कह सकते हैं, is directly proportional to 3/2 powers of semi major axis। क्लियर हो गया? यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर सेमी मेजर एक्सिस का मान चेंज करेगा तो ये आपका इसका टाइम पीरियड भी चेंज कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर इससे। तो वहाँ पर क्या है? टी स्क्वायर वेरीज एज ए विथ पावर 3/2।
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, टाइम पीरियड हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 पावर ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। यहाँ अभी थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये नहीं होगा, ये तो ये स्क्वायर नहीं होगा। तो टी वेरीज एज ए बी पावर 3/2 है ना। अगर स्क्वायर होता तब हो जाता कि टी स्क्वायर वेरीज एज ए टू द पावर 3। अब क्या है हमारा कि सपोज कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस चेंज कर जाता है, तो क्या होगा, T1/T2 इज इक्वल टू A1/A2 विथ पावर 3/2। याद रखिएगा ये। अगर सेमी मेजर एक्सिस का मान A1 से A2 हो गया तो टाइम पीरियड का मान T1 से T2 हो गया, द T1/T2 इज इक्वल टू A1/A2 विथ पावर 3/2। दिस इज केप्लर्स थर्ड लॉ, याद रखेंगे। और इससे पता लगाते हैं कि ऑर्बिट कैसा है, फिर उसके जो टाइम पीरियड होते हैं किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, फिर एंगुलर मोमेंटम का नेचर क्या होता है, जो मैंने बताया कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करता है। सेकेंड लॉ ऑफ कैप्लर प्लैनेटरी मोशन, कैप्लर्स प्लैनेटरी मोशन। तो इस तरीके से वी नो द फैक्ट्स related to the motion of the planets around the sun। नेक्स्ट चलिए आते हैं हम लोग, देखते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके अनुसार क्या होगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा G इंटू M1 इंटू M2/r²। फिर से मैं लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2/r²। जहाँ पर देख लीजिए क्या है, दो बॉडीज़ है, एक की मात्रा M1 है, दूसरी की मात्रा M2 है, और इनके बीच की दूरी r है। चूँकि ये फोर्स जो क्यों क्रिएट होता है, ड्यू टू मास, तो याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों होता है, ये ड्यू टू मास ऑफ द बॉडी, पिंड की मात्रा के कारण। किसके कारण होता है, मात्रा के कारण, याद रखिएगा, ठीक है। तो फैक्ट क्या है, अगर हमारे पास दो बॉडीज है, या आप यदि कहीं बैठे हैं, आप अपने कमरे में बैठे हैं मान लिया जाए, तो पंखा है, बगल में AC हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, आपका टेबल हो सकता है, आप हो सकते हैं, तो किन्हीं दो बॉडीज़ के बीच जो बल लगता है उसकी मात्रा के कारण उस बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसा आपको पता है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं या फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। चूँकि एक जो बॉडी पृथ्वी है दोनों में, तो ग्रेविटी हो जाता है, तो ये मास के कारण होता है, मात्रा के कारण होता है। यहाँ मैंने लिखा है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वह है F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2/r²। वेयर क्या है, F जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, याद रखिएगा। M1 एंड M2 क्या है, मासेज है, मात्रा है पिंड की, और R क्या है, उनके बीच की दूरी है। तो जाहिर है कि अगर इस नियम को देखेंगे हम, तो हमारा है, अभी मैंने लिखा वहाँ पर F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2/r²। इससे हम निकाल सकते हैं F वेरीज एज M1 इंटू M2। इसमें क्या है, R कांस्टेंट हो जाएगा, वेरीज बाई r², इसमें मास कांस्टेंट हो जाएगा दोनों पिंड का, ठीक है। तो क्या हुआ कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, जो मैंने ये किया है पिछले का डायग्राम में, फिर रिपीट कर देता हूँ, बिटवीन टू बॉडीज़ M1 and M2 is directly proportional to product of the masses provided the distance between the two bodies remains constant। यानी दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो क्या है, उन पिंडों की मात्राओं के गुणनफल का समानुपाती होता है, बशर्ते कि उनके बीच की दूरी का मान नियत हो जाए। और सेकेंड क्या है
कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी। इसको हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम भी बोलते हैं। इसमें क्या है, मात्रा का मान नियत होगा और इस वैल्यूज को तोड़ने के लिए भी एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है जी, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट डज नॉट चेंज, नहीं बदलता है कैपिटल जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान होता है 6.67 10⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg विथ पावर -2, राइट। अब क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का इम्पॉर्टेंस तो आप जान रहे हैं कि ये बल नहीं हो तो पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंट गैसेज है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उसको गुरुत्वाकर्षण बल बांध कर रखता है, ठीक है। और ये पता है जो भी प्लैनेट्स हैं या मून भी जो है पृथ्वी के चारों ओर जो घूमता है, तो घूमने के लिए क्या चाहिए। अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। फॉर सर्कुलर मोशन यू नीड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब पिछले के लेक्चर मैंने बताया था कि F इक्वल टू होता है mv²/r। अब ये mv²/r कहाँ से होगा, तो चांद और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसी से ये मिलेगा, mv²/r मिलेगा। उसी तरीके से अगर वीनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, मरकरी है, कोई प्लैनेट अगर सूर्य के चारों घूमता है तो उस प्लैनेट और सूर्य के बीच में एक बल लगता है मात्रा के कारण, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, जो एक दूसरे को बांध कर रखता है। तो अगर हम सोलर सिस्टम को ही देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ये क्या है, ये दुनिया बंधी है, टिकी हुई है, राइट। नेक्स्ट एक टर्म आता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, इसको बोलते हैं हम लोग पलायन वेग। क्या बोलते हैं हम लोग, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। तो मान लिया जाए कि ये अर्थ सतह है, इट इज सेंटर ऑफ द अर्थ, जहाँ पर पृथ्वी की मात्रा को केंद्रित मानते हैं m e। और मान लिया जहाँ पर कोई बॉडी है जिसकी मात्रा m है, तो नॉर्मली इसको आप ऊपर की ओर फेंकिएगा तो नीचे गिर जाता है। अब धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर इफ़ वी इंक्रीज द वेलोसिटी गिवन टू दिस मास m, तो एक समय आएगा कि आप फेंकिएगा उस वेग से तो पिंड वापस नहीं आएगा, बॉडी वापस नहीं आएगा अर्थ की सतह पे। ये कहीं भी हो सकता है, पृथ्वी की सतह पर हो सकता है, मरकरी हो सकता है, प्लूटो हो सकता है, वीनस हो सकता है, किसी भी प्लैनेट की सतह पर हो सकता है। यदि हम वैसे वेग से किसी वस्तु को फेंक दे, ऑफकोर्स वो मिनिमम वेलोसिटी होगा। डैट मिनिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। इसकी खास बात ये होती है कि एस्केप वेलोसिटी किसी पिंड को अगर बाहर फेंक दोगे, पिंड की सतह प्लैनेट के सरफेस से बाहर फेंक दोगे तो प्लैनेट पे फिर लौट कर नहीं आता। तो रिमेंबर द एस्केप वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द मिनिमम वेलोसिटी दैट इज नीडेड फॉर एनी बॉडी so that the body should not come back to the earth, अगर उस वेग से फेंका जाए तो। यह अलग अलग सतह के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि इसके वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला होगा, यहाँ मैं लिखता हूँ v इसके वेलोसिटी क्या है, ये प्लैनेट वेग, और v का जो वैल्यू होता है √2g × re। यहाँ पर रेडियस ऑफ द अर्थ है, मान लिया जाए कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आप चांद पे, मंगल ग्रह पे चले जाइए, चांद पे चले जाइए, बुध पे चले जाइए, तो वहाँ पर आर का मान चेंज करेगा तो एस्केप वेलोसिटी का मान चेंज कर जाएगा। याद रखिएगा कि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द सरफेस अंडर कॉन्स्टलेशन। यदि पृथ्वी सतह की बात करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू होता है वो है
v इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और चांद की यदि हम बात करते हैं तो वी एम मून, एम स्टैंड फॉर द मून, दिस इज योर 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप देख लीजिए कि 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड ये क्या है, प्लान वेग का मान है। मतलब क्या हुआ कि अगर चांद की सतह पर आप चले जाइए और किसी भी बॉडी को चांद की सतह पर 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकेगा तो चांद की सतह पर वापस नहीं आएगा। और क्या है, पृथ्वी की सतह पर क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या उससे अधिक वेग से फेंकेगा तो पृथ्वी की सतह पर नहीं आएगा वो फिर। जाहिर है कि क्या आप देख रहे हैं कि चांद पे इसके वेलोसिटी का मान बहुत कम है, Vm इज मच लेस देन V। और यही कारण है कि चांद पर कोई लाइफ नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है, जबकि पृथ्वी पर वायुमंडल है और जीवन संभव है। कोई पूछेगा कि वाई लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ, द रीजन इज दैट द अर्थ क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर। इसमें डिफरेंट गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेज हैं जो हमें लाइफ को सपोर्ट करता है। CO2 के कारण फोटोसिंथेसिस होता है, पौधे में भोजन बनता है, और ऑक्सीजन के कारण हम लोग सांस ले पाते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जो चांद की सतह पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इसके वेलोसिटी का मान कम है। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर पे ही वो क्या है, जो भी गैसेज हैं वो चांद की सतह को छोड़ करके दूर चला जाता है। तो याद रखिएगा, ये आपसे पूछेगा कि वाई लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ सरफेस, यू हैव टू आंसर दैट लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ large escape velocity, say 11.2 kilometer per second for the surface of the earth. You can compare with the moon, whereas the moon has very low escape velocity, it is equal to 2.37 kilometer per second. Fine. अब कुछ हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि ये 2022 में पीटी में आया था, BPSC PT 2022। इसमें सेंटीपिटल फोर्स से संबंधित सवाल आया था। सेंटीपिटल फोर्स ये जो सवाल था, इज रेस्पॉन्सिबल टू, इसमें पहला जो ऑप्शन दिया था वो है हमारा इंडिपेंडेंट मोशन of the object in space, independent motion of the object in space, पहला ऑप्शन था। सेकेंड था कि कीप द बॉडी moving along the circular path, थर्ड ऑप्शन था कि fly the object along the straight line, fly the object along the straight line। नेक्स्ट है हमारा more than one of the above, more than one of the above, ऊपर में से जो है उसमें से एक से अधिक। और नेक्स्ट है none of the above, ऊपर में से कोई नहीं। ठीक है। और देख लीजिए, मैंने पहले भी लेक्चर में मैंने कहा था कि सेंटीपिटल फोर्स जो होता है इसका जो एक्सपांशन देखते हैं, तो ये अगर सर्कुलर ट्रैक हमारा है, ये सेंटर ट्रैक का ये रेडियस है, ये पार्टिकल का पोजीशन है, ये मतलब मात्रा इसकी एम है और रेडियस इसकी आर है, राइट। यदि अगर नॉर्मल केस में छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, टेंजेंट तरफ चला जाएगा, क्योंकि न्यूटन गति के पहले नियम के अनुसार एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस सम फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट।
प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था और गति की अवस्था को एक रेखा में बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर बाहरी लगकर उसकी अवस्था को परिवर्तित करने के लिए बाध्य नहीं करे। तो नॉर्मल के स्टेट टाइम में चला जाएगा। तो यदि ये सर्कुलर मोशन चाहते हैं तो वृत्ताकार पथ के त्रिज्या के अधीन केंद्र की ओर एक बल लगना चाहिए। वी कॉल दिस फोर्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। और यदि मान लिया जाए कण यहाँ पर आ जाएगा तो ऐसे फोर्स काम करेगा, कण यहाँ आ जाएगा तो ऐसे फोर्स काम करेगा, ये बॉडी यहाँ आ गया तो ऐसे फोर्स काम करेगा। एवरी टाइम द फोर्स विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक एंड अराउंड द रेडियस एंड वी कॉल इट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब क्या हुआ, ए फोर्स हैविंग लव फॉर द सेंटर, जिसे सेंटर से प्यार हो, जो सेंटर को चाहता हो, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्वाभाविक है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन संभव नहीं है। तो देखिए इसका मतलब इसमें दो ऑप्शन सही है, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, ठीक है, बाकी शेष तो होगा नहीं जब ये सही हो गया तो ये क्वेश्चन आया हुआ बीपीएससी पीटी 2022 में। ओके, इस तरह के बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं हमारा कि जो कौन सा कैप्लर्स का कौन सा नियम है, कैप्लर्स लॉ में कौन सा नियम है जिसका संबंध आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से है, यानी कोणीय संवेग संरक्षण से है, उसका संबंध है कोणीय संवेग संरक्षण। जाहिर है सेकेंड लॉ मैंने बताया था। ये फिर क्वेश्चन आ सकता है कि प्लैनेट जो सूर्य के चारों घूमता है उसका नेचर ऑफ द ऑर्बिट क्या होता है, तो मैंने बताया था इलिप्टिकल, पहला नियम है। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि यदि सेमी मेजर एक्सिस के मान को बढ़ा दिया जाए तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा, तो मैंने थर्ड लॉ है, ये थर्ड लॉ में बताया गया था मैंने कि टी वैरीज है ए विथ पावर 3/2, यानी ए के मान को बढ़ाएंगे तो टी का मान बढ़ जाएगा, ए के मान घटाओगे तो टी का मान घट जाएगा। इस तरीके से दीज आर दी फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट और काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है जिस पर एक्सरसाइज आपने पहले से नहीं किया। तो that's all for this lecture. Thank you.